हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपके 3 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना ने बर्बाद कर लिए और 1 साल किसान के मुद्दे को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा होता रहा। कैसे देखते हैं अपने 3 साल के कार्यकाल को सर? जिस कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, उस कोरोना काल की वैश्विक महामारी के समय भी जब दुनिया की अधिकतर संसदों में वर्चुअल संसद चल रही थी, भारत में फिजिकल संसद चली। माननीय सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, सहभागिता निभाई, जिसके कारण उस सत्र में 167% प्रोडक्टिविटी रही, जो 1 से लेकर 16 सत्र तक सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रही। इस 3 साल के अंदर चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे बजट हो, चाहे राष्ट्रपति अभिभाषण हो, डिमांड फॉर ग्रांट हो, सभी विषयों पर, चाहे विधायी कार्य हो, सभी विषयों पर अधिकतम माननीय सदस्यों की भागीदारी रही और ज़्यादा देर तक बैठकर सदन में उन्होंने चर्चा की। इसके कारण हर विषय पर आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा होना, उसके कारण ही जो जनता अपेक्षा करती थी कि सदन चलना चाहिए, सदन में करोड़ों रुपया खर्च होता है, जनता का विश्वास भरोसा सदन चलने के कारण बढ़ा है। सर, अपने सांसदों को भरपूर बोलने का मौका दिया, लेकिन विधायिक जो कामकाज है उसके कैसे दिखते हैं, कितना सफल रहा? खासतौर से विपक्षी सांसदों का यह आरोप है कि बहुत कम समय में विधेयक लाया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, पढ़ नहीं पाए विधेयक। कोर्ट को देखें, इस पहले 7वीं लोकसभा के पहले सत्र के अंदर 37 दिन में 35 विधेयक पारित हुए और अभी तक 8 सत्र के अंदर 14 लोकसभा से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा विधेयक पारित हुए, सबसे ज़्यादा माननीय सदस्यों की भागीदारी रही, देर तक आवंटित समय से ज़्यादा समय उन विधेयकों पर चर्चा हुई। तो विधेयकों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, मेरी भी ये प्रयास रहता है। और मैं माननीय सदस्यों से भी जब कभी भी गतिरोध पैदा होता है, तब भी मैं आग्रह करता हूं कि आप संसद के अंदर विधायी कार्य में चर्चा करें, संवाद करें, आपके अमूल्य सुझाव दें, रचनात्मक सुझाव दें, ताकि कानून बनते समय सबके अमूल्य सुझाव, रचनात्मक सुझाव से बेहतर कानून बनते हैं। लेकिन उनका एक यह भी कहना है कि जो परंपरा थी संसदीय समिति में भेजने के कई विषयों को, अब वो कम होता चला जा रहा है और बहुत सारी चीज जल्दीबाजी में हो रहे हैं, उनको बोलने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं कि जैसे नागरिकता कानून जल्दीबाजी में पास हुआ, 1 साल हो गया, उसका कुछ अता पता नहीं ना। नागरिकता कानून पर 4 घंटे आवंटित थे, आप देखिए 7 घंटे चर्चा हुई और अंतिम वक्ता भी कोई बोलना चाहता तो उसमें पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया। आप कृषि कानून की बात करेंगे, ये बात है कानून विड्रॉ हो गया, लेकिन उस समय भी हमने 4 घंटे आवंटित थी, 5 घंटे 30 मिनट चर्चा कराई। कोशिश ये की कि जब सदन चल रहा हो, हर विधेयक पर पर्याप्त समय मिलना चाहिए, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह की कमी इन 8 सत्रों के अंदर नहीं रही। लेकिन संसदीय समिति में जितने विषय भेजे जाते थे, अब वो बहुत कम भेजा जाता है। मुझे लगता है कि सदन में किसी माननीय सदस्य ने, किसी दल के नेता ने कभी ये नहीं कहा कि हमें पर्याप्त समय, पर्याप्त समय नहीं देते। आप भी ये कह सकते हैं कि माननीय सदस्य लोगों कई बार मुद्दे उठाना चाहते हैं तो उनके कहते हैं कि भाई हमारे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, मौके नहीं दिए जा रहे हैं, इस तरह के। कोई मुद्दों पर जब सरकार और प्रतिपक्ष या अन्य दलों की सहमति बन जाती है, उन मुद्दों पर भी चर्चा होती है। बिजनेस एडवाइजर कमेटी संसदीय प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है, जिसमें सब दल के नेता होते हैं, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री भी होते हैं,
उन सब दलों के बीच में जब चर्चा होती है, जिन मुद्दों पर सब पक्ष सहमत हो जाते हैं उस पर चर्चा होती है। कई मुद्दों पर चर्चा करते समय सहमति नहीं बनती तो उन पर चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हर ज्वलंत मुद्दे पर, आप देखिए यूक्रेन का एक ज्वलंत विषय था, उस पर चर्चा हुई, देर तक चर्चा हुई। आप देखिए कि देश के अंदर पर्यावरण को लेकर सारा विश्व चिंतित है, इस पर 9 घंटे चर्चा हुई। इसी तरीके से खेलकूद पर अभी चर्चा जारी है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संवाद हुए हैं। आप कोविड-19 के समय आप 12 घंटे चर्चा हुई और अच्छे सुझाव आए। उन मान्य सदस्यों ने जिस तरीके से कोविड चुनौती के समय जनता के साथ मिलकर समाज के सभी लोगों को लेकर जिस तरीके की सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके अपेक्षित परिणाम आए। ये परिणाम देश की जनता ने देखे हैं और इसीलिए ऐसा नहीं कि सदन के अंदर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हुई, हर मुद्दों पर चर्चा हुई है। और मेरी कोशिश रहती है कि ये सदन चर्चा संवाद के लिए, जहाँ हर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। सर, सांसदों की आवाज़ आप हमेशा से बुलंद करते रहे हैं, लेकिन सांसदों के अधिकारों की कितनी रक्षा कर पा रहे हैं? खास तौर से उनके विशेषाधिकार हनन की शिकायतें लगातार मिलती रही आपको। पहले नवनीत राणा ने शिकायत किया, कल ज्योतिमणि जो सांसद है केरल की, तमिलनाडु को, उन्होंने शिकायत की। कैसे? संसद का विशेषाधिकार संसद के कामकाज के लिए, संसद के कामकाज के लिए, संसद के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आए, कोई गतिरोध पैदा न करे, उसके लिए विशेषाधिकार माननीय सदस्यों को मिले हुए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि उस संसदीय दायरे के अंदर जो कुछ भी विषय मेरे ध्यान में आते हैं, मैं उसको न्याय मिले। इसके लिए हमारे यहाँ पर सभी दलों के सदस्यों की मिलकर प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है, जो उन विषयों को चर्चा करती है, अध्ययन करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। नहीं, लेकिन सांसदों को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार पुलिस द्वारा जिस तरह के की गई हरकत, कल का ही आपने देखा, वीडियो भी उन्होंने भेजा है आपको सर, नवनीत राणा ने, तो इसको कैसे देख रहे हैं सर? ये सांसदों का जो कानून व्यवस्था का काम राज्यों का होता है और कानून पालना करने के लिए किसी को विशेषाधिकार नहीं होता कानून तोड़ने के लिए। लेकिन संसद के कामकाज में कोई गतिरोध पैदा करता है या संसद के कामकाज को रोकने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उस माननीय सदस्यों की संरक्षण करने की मेरी जिम्मेदारी होती है। और ऐसा कोई भी विषय मेरे ध्यान में आता है तो निश्चित रूप से हमारी संसद की प्रिविलेज कमेटी उस पर एक्शन करती है। और सांसदों के साथ जो होता है, सांसदों के साथ होता है उसी में करती है, प्रिविलेज कमेटी एक्शन करती है जी, पुलिस वगैरह सारे मामले, ये सारी जो भी विषय आते हैं। और प्रिविलेज कमेटी जो एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो उनकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत वो कार्रवाई करती है। तो जो कांग्रेस सांसदों ने शिकायत की, अधीर रंजन चौधरी मिले शायद आप, देखिए मैंने कहा कि संसद के कामकाज को लेकर कोई भी विषय आता है तो विशेषाधिकार होता है, लेकिन संसद के कामकाज के अलावा कोई भी विषय कानून का विषय होता है वो हमारी परिधि में नहीं आता। हमारी परिधि में केवल संसदीय कामकाज में रुकावट ना हो, ये हमारी परिधि है। सर, क्या संसद का शीतकालीन सत्र नए बिल्डिंग में हो पाएगा? सुना है बहुत हाईटेक है, क्या क्या वहाँ विशेषता सर कुछ पता है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी आधारशिला रखी थी तब संसद ने तय किया था कि 2 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हो, और आज उसी तेज गति से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। मुझे आशा है कि जिस लक्ष्य को मानकर हमने संसद के भवन के निर्माण को पूरा लक्ष्य रखा था, वह उसी गति से काम चल रहा है। मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर दिसंबर का जो विंटर सेशन होगा वो नए भवन में होगा। नया भवन हमारी 21वीं सदी की
अपेक्षा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है कुछ अगर खासियत बता पाएं सर। और उसमें विशेष रूप से नई टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया है। ये ग्रीन बिल्डिंग होगी जहाँ ऊर्जा का संरक्षण होगा, पानी का संरक्षण होगा और उसके साथ नई टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण जहाँ हमारे संसद सदस्यों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसी तरीके से हमारे संसद के सचिवालय की भी कैपेसिटी बढ़ेगी, डिजिटल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा और डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण माननीय संसद सदस्यों को देश के संपूर्ण क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संपूर्ण जानकारी के कारण वह अपनी चर्चा और संवाद को उच्च स्तर का बनाने में यह नया संसद भवन निश्चित रूप से संसाधनों के स्तर पर उनके लिए उपयोगी होगा। बैठने की जगह भी ज़्यादा होगी, बैठने के लिए भी अभी 842 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की है। जब जॉइंट सेशन होगा, जब 1242 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 100 वर्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखता है कि वे संसद भवन का निर्माण हुआ है, जो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए ये भारत की संसद एक विशाल लेकिन जीवंत कार्यशील लोकतंत्र की एक प्रतिबिंब होगा, जो देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करेगा। सर, संसद की जो मौजूदा जो 3 साल की अवधि के बाद भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, कितना बोझ तले अपने आप को महसूस करते हैं? और नहीं तो किसी क्या इस पद हमारे यहाँ पर एक सभापति पैनल की व्यवस्था होती है और सभापति पैनल के अंदर हमारे कई वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, वो ठीक से संसद का सभा का संचालन करते हैं। सभी माननीय सभापति पैनल का मुझे पूर्ण सहयोग मिलता है और मैं एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में आया, इसलिए हमें कोई काम का बोझ नहीं होता। ये काम हमारे जीवन का हिस्सा है और ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम इस जिम्मेदारी को और बेहतर कैसे निभा सकते हैं, इसके लिए जितना भी देश की जनता का, आप सब लोगों का जो फीडबैक आता है, उसके आधार पर संसद के कार्यकाल और कुशलता को और बेहतर बनाने का काम करते हैं। इस संवैधानिक पद की जरूरत है सर, आपको लगता है, जिस तरह से कामकाज बेहतर चल रहा है? निश्चित रूप से एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अनुसार समय समय पर उस व्यवस्था के अनुरूप स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी, सभापति पैनल एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था की जो जिम्मेदारी जिन माननीय नेताओं ने बनाई है, उस व्यवस्था को ठीक ही बनाया। आप एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं, बस 1 या 2 कदम दूर है देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद से। क्या सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से एक प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, आपके साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी आपको पसंद करता है। देखिए, राष्ट्रपति पद की बात कर रहा हूँ। स्पीकर के रूप में मुझे दायित्व मिला है, वो मैं निभा रहा हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जो मुझे दायित्व मिला है उसमें और बेहतरीन काम करूं, देश की जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसद में और क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहती है और माननीय संसद सदस्यों का भी उसी तरीके का सहयोग रहता है। तो ये जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी को निभाना मेरा दायित्व, उसको निभा रहा हूँ भी। नहीं, क्या अगर प्रस्ताव मिलता है सरकार की तरफ से, पार्टी मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को भी निभा रहा हूँ मैं और मैं सोचता हूँ कि इसमें और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार भी यही कह रही है कि ऐसे लोग जो मतलब दोनों पक्ष के और मंजूर हो, आपके साथ दोनों प्लस पॉइंट है सर। ऐसा नहीं है जी, सबके साथ सबकी सहमति होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, जो निर्णय होता है वो देश के हित में होता है और ये बड़ा संवैधानिक पद का दायित्व है। और यहाँ राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के संरक्षक भी होते हैं, इस नाते मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय होगा और देश के हित में निर्णय होगा। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।